मीतू अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में ही 2 साल से जॉब कर रही थी। उसके पिता अनिमेश बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका एक बड़ा सा नर्सिंग होम था और एक मेडिकल कॉलेज भी था। तभी एक दिन, हेलो पापा, मैं अगले महीने दिल्ली आ रही हूँ, आपको कहीं जाना तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, जाना होता भी तो मैं कैंसिल ना कर देता। कब से आंखें तरस रही है तुम्हें देखने के लिए। ठीक है पापा, मैं आपको डेट बता दूंगी। अगले महीने ही मीतू आ गई। कई बरसों से वीरान घर मुखरित हो गया। अनिमेश को बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। एक दिन, पापा, आपकी हर डायरी के पन्ने में आंखें क्यों बनी हुई हैं? मीतू, ये एक दर्द भरी कहानी है, ना ही जानो तो अच्छा है बेटी। नहीं पापा, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके दिल की बात समझ ना सकूं। आज तुम जो शान शौकत देख रहे हो, उसके पीछे इन बेबस आंखों का ही परिश्रम और त्याग है। मतलब मैं समझी नहीं। पापा, आप तो बिजनेसमैन हैं, फिर आंखों का क्या मतलब? मैं बहुत गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ था। पिता को तो मैंने देखा ही नहीं था। उनके जाने के बाद घर वालों ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। फिर सुषमा से मेरी शादी भी करवा दी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। पापा, आप लोगों का खर्च कैसे चलता था? मैंने बीए पास करके एक ऑफिस में नौकरी कर ली थी, लेकिन मेरी इच्छा थी मैं एक बिजनेसमैन बनूं। तुम पैदा होने वाली थी। एक बार माँ ने कहा, बेटा, सब लोग वैष्णो देवी का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं एक बार माता के दर्शन को जाऊं। माँ, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे अलग बुलाया और अपने पास रखे हुए कुछ पैसे देते हुए बोली, सुनिए जी, मोहल्ले की बहुत सारी औरतें वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रही हैं। माँ जी का इतना मन है तो उनको भेज दीजिए। मैंने कुछ पैसे अपने होने वाले बच्चे के जन्म के खर्च के लिए रखे थे, आप इसी से उनका टिकट करवा दीजिए। लेकिन मैंने अभी अभी बिजनेस के लिए कर्ज लिया है। अभी तो पाई पाई जोड़कर उसको चुकाने की चिंता में ही घुला जा रहा हूँ। ये पैसे रखो, बच्चे के होने में काम आएंगे। लेकिन कुछ नहीं, माँ जी ने हमेशा हमारे लिए त्याग किया है। आज उनकी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। हमारी संतान के भाग्य में होगा तो कहीं ना कहीं इंतजाम हो ही जाएगा। सुषमा के बहुत जोर देने पर मैंने माँ का टिकट करवा दिया। माँ मोहल्ले की औरतों के साथ बस में बैठने लगी तो बोली, बेटा, हमेशा सुखी रहो, बहुत दिनों की इच्छा पूरी होने जा रही है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ को गए 3 दिन हो गए। चौथे दिन उन लोगों को वापस आना था। अचानक पड़ोस वाले पांडे जी का बेटा, भैया, बहुत बुरी खबर है। माँ को कब से फोन कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था। अभी उन्हीं के फोन से पुलिस वालों ने कॉल किया है। उन्होंने बताया कि वैष्णो देवी से लौटते समय बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मैं तुम्हारी दादी को ढूंढने के लिए तुरंत बस पकड़कर उस जगह पर पहुंचा। वहां का दृश्य हृदय विदारक था। लाशों के ढेर लग गए थे। सभी के घर वाले अपने अपने रिश्तेदारों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तभी सरकारी अनाउंसमेंट हुई कि घायलों के 5,000 रुपए मिलेंगे और मृतकों के रिश्तेदारों को 20,000 रुपए। अनिमेश फूट फूट कर रो पड़े। पापा, दादी बच गई थी। मैं उस वक्त इतना स्वार्थी हो गया था कि मेरे दिमाग में सिर्फ 20,000 रुपए घूम रहे थे। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मेरी माँ भी मर गई हो तो मुआवजे में मिलने वाले पैसों से मेरा सारा लोन चुकता हो जाएगा। मैं माँ को ढूंढ रहा था, तभी एक औरत की अधजली लाश देखकर मुझे लगा कि यही मेरी माँ है। मैं चित्कार कर उठा। मृतक के बेटे के नाम पर मेरा नाम दर्ज हो गया था। जब उस लाश को लोगों की सहायता से लेकर निकल रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरी माँ असहाय अवस्था में टकटकी लगाए मेरी तरफ ही देख रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ आ की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैं उनको छोड़कर बाहर आ गया और उसी लाश का सामूहिक अंतिम संस्कार करवा दिया। पापा, फिर आप दादी के पास चले गए? नहीं बेटा, गरीब और मजबूरी ने मेरी बुद्धि पर स्वार्थ का आवरण डाल दिया था। जब दोबारा वहां गया, तब तक मेरी माँ खुली आंखों से मेरी प्रतीक्षा करते करते मर गई थी।
शायद मैं उनको बचा लेता अगर 2 घंटे पहले ही उनको पहचान लिया होता। मीतू कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। मैं तो एक लाश की शिनाख्त पहले ही कर चुका था, दूसरी कैसे उठाता। मैं अभागा देखता रहा, मेरी माँ का निर्जीव शरीर लावारिस पड़ा रहा, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। माँ से मन ही मन बहुत माफी मांगी, पर शायद माँ ने अपने निष्ठुर बेटे को माफ नहीं किया। पापा, आप कह देते कि गलती से दूसरी लाश को अपनी माँ समझ बैठा था। बेटा, तुम्हारी माँ यहाँ अकेले थी। मैंने सोचा इन सारे कामों में कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। उस दिन पूरे मोहल्ले में मातम पसरा था। आते ही जब तुम्हारे माँ ने मुझे अकेले देखा तो वो बोली, माँ जी को लेकर क्यों नहीं आए? मैं उसको क्या बताता। फिर भी बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने उसको सब कुछ बता दिया। मेरी वजह से माँ जी को हमने खो दिया, मुझे माफ कर दो। दोनों का पश्चाताप अलग अलग था। मैं अपना दुख तो किसी को बता भी नहीं सकता था। तुम्हारी माँ को दूसरे दिन ही दर्द शुरू हुआ और हम अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर के बहुत कोशिश करने पर भी उसको बचा ना जा सका। खाली हाथ तुम्हें लेकर मैं वापस आ गया। अब तुम्हारे सहारे ही मुझे पूरी जिंदगी काटनी थी। पापा, वो पैसे आपको मिल गए थे? हाँ, पैसे तो मिल गए। मेरा काम भी खूब अच्छा चल गया। तब मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए रामू काका को रख लिया था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, पर मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया था। माँ की वो बेबस आंखें आज भी मेरा पीछा करती है। मैं कभी कभी सोते से उठकर बैठ जाता हूँ। पापा, आपने मुझे बाहर क्यों भेजा? मैं आपके पास रहती तो आपको अकेलापन नहीं लगता। नहीं, मैं चाहता था कि मेरे पाप की सजा तुम्हें ना मिले, इसीलिए खुद ही सजा काटता रहा। अब मैं बहुत थक गया हूँ। तुम अगर मुझे माफ कर दोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी माँ ने भी मुझे माफ कर दिया। पापा, आपने इतने सालों से अपनी गलती का प्रायश्चित कर तो लिया। दादी ने अगर आपको माफ नहीं किया होता तो आपका बिजनेस इतना आगे नहीं बढ़ता और मैं आपको नहीं मिलती। अनिमेष के सर से एक भारी बोझ उतर गया था।